हेलो हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है देवाशीष और आज हम बात करने वाले हैं रचना शरीर पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि 90% से ऊपर पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से होंगे और एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे एंड तक देखिए। और पेपर 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा क्या है, प्रमाण शरीर। प्रमाण शरीर में क्या होता है, प्रमाण शरीर में अंगुली प्रमाण, अंजलि प्रमाण और इम्पोर्टेंस। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगी, लेकिन अगर इन केस नहीं देखा है तो मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ। ये जो 1 2 3 है, प्रायोरिटी वाइज चेकलिस्ट है। मतलब जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है मैंने उसको सबसे ऊपर नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, और जो मुझे सबसे कम लगता है वो थर्ड नंबर दिया है। करना सभी है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, इस ईयर के यूटी के हिसाब से मैंने इनको नंबरिंग दी है। ये कोई पढ़ने वाला सीक्वेंस नहीं है, जैसे कि पढ़ने का सीक्वेंस होता है ना कि पहले ये पढ़ना है उसके बाद ये समझ में आएगा ये पढ़ना है, ऐसा वाला सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार अच्छे से पूरा, एक बार तो भी आपने रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो सब चीज़ का है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और क्योंकि आप उसी कंडीशन पे होने चाहिए अभी, या तो फिर आप पास ही नहीं हो पाएंगे पेपर में। ठीक है, तो साल भर की थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है, तभी जाके आप पेपर को निकाल पाएंगे। वेल, अब जिस भी कंडीशन में हो हार मत मानिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये चेक पॉइंट का सीक्वेंस का आपको लॉजिक बता दिया। आप हार नहीं मानना है, बहुत अच्छे से हम सबको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं, प्रमाण शायर। ठीक है, मेरा काम है आपको सच बताना, आपको एंटरटेन करना मेरा काम नहीं है। जो सच है वो मैं बताऊंगा, कोई लच्छेदार बातें यहाँ पर नहीं होती है। जो सही है वो सही है और वो मैं बताता हूँ। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो जी जान लगा दीजिए, और पढ़ा है फिर भी जी जान लगा दीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। ये एक दिन की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी है, मजाक नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलके आप पास होते हो। ठीक है, तो प्रमाण शरीर में हमको सबसे पहले अंगुली प्रमाण पढ़ना है, उसके बाद अंजलि प्रमाण पढ़ना है और उसका इम्पोर्टेंस। और एक बात मैं और बताऊँ, और जितने जितने भी मैं एक बात मैं और बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट आप भले ही नहीं लिखा है फिर भी आप अपने आप से ऐड कर लीजिए, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, स्पेशली पिछले ईयर से, जब से पैटर्न बदला है उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसका चिकित्सा में क्या महत्व है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बोथ आयुर्वेद एंड मॉडर्न। आयुर्वेद होगा तो चिकित्सा में महत्व, और मॉडर्न होगा तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका रिसर्च में। ये सब चीज़ें आपको हर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ रचना की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम, कोष्ठ एवं आशय शारीर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कोष्ठ की परिभाषा देखना है, कोष्ठांग देखना है, आशय परिभाषा और आशय भेद। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसमें कोष्ठांग, वो श्लोक है ना, स्थानम अग्निपक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदुंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्य विधीयते। तो ये कोष्ठांग वाला श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक अनुसार क्या है वो देख लेना है। उसके बाद कोष्ठ की परिभाषा, उसके बाद आशय की परिभाषा, और उसके बाद आशय के भेद, इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सीरा शरीर। तो सीरा शरीर में क्या करना है, सीरा की प्रकार आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद सीरा की निरुक्ति और परिभाषा, और उसके बाद सीरा का वेद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, दैट इज धमनी शरीर, है ना। धमनी, धमनी बोले तो आर्टरीज। तो सबसे पहले आपको धमनी की निरुक्ति और परिभाषा कर लेनी है, उसके बाद धमनी के टाइप्स आपको प्रकार कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्त्रोतस शरीर। तो व्हाट इज़ इट, स्त्रोतस शरीर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा जो है श्रवणांशी स्त्रोतसांशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें LAQ भी आता है, SAQ भी आता है और MCQ भी आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अगर कुछ होगा
तो वो है हमारा स्त्रोतस के टाइप अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत। तो ये बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना है, इस पे LAQ आ सकता है। उसके बाद हम स्त्रोतोस का मूल देखना है हमें, ठीक है। स्त्रोतस का मूल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्त्रोतस है उनका आप एक ही आचार्य के अकॉर्डिंग स्त्रोतस का मूल कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन पढ़ दोनों लीजिए, क्योंकि MCQ में फिर भी आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं देना है, इस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये है परिभाषा, ये है निरुक्ति। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट है हमारा कला शरीर। तो कला शरीर में हमारा क्या है, सबसे पहले कला के प्रकार करना है। जैसे रहता ना कि शुक्रधरा कला, मांसधरा कला, है ना। इस तरह से कला के जो टाइप्स है वो हमें देख लेने हैं। उसके बाद कला की परिभाषा एवं इसकी निरुक्ति भी हमें देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट इंद्रिय शरीर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे MCQ आया था मेरे एग्ज़ाम में, और क्या पता आपको SAQ आ सकता है इसमें। LAQ की तो थोड़ा कम चांसेस है, LAQ नहीं आएगा शायद, लेकिन SAQ इसमें ज़रूर बन सकता है। तो थोड़ा सा आपको पदार्थ और क्रिया से, मेनली पदार्थ से आपको इसका कुछ कुछ आपको ये होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट नंबर इसलिए दिया है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, और ये सिर्फ रचना शरीर में मिलेगा आपको। कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासा, ये आप ज़रूर आपकी रचना शरीर के टेक्स्ट बुक में दिया है। इसको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इंद्रिय का अर्थ, है ना, वो श्लोक है ना, आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा प्रत्यक्षम सा, जो भी है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो शायद यही इसका श्लोक है। आप एक बार वेरीफाई कर लेना, मेरे से थोड़ी गलती हो सकती है इधर उधर। तो इंद्रिय के अर्थ मतलब बेसिकली क्या है, हाँ, इंद्रिय का अर्थ बेसिकली क्या है, जैसे आइज़ है, आइज़ का अर्थ क्या है, रूप ग्रहण करना, मतलब देखना। तो इंद्रियों का अर्थ आत्मे इंद्रिय मनोअर्थानाम, हाँ सही है, उस श्लोक में सही है, अर्थ का उल्लेख है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंद्रिय का अधिष्ठान, इंद्रिय का कहाँ कहाँ के अधिष्ठान है ये आपको देख लेना है। उसके बाद चौथे नंबर पे है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय, मतलब उभयात्मक हमारा जो होता है मन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद हमारा आता है 8th नंबर पे, जो है त्वचा शरीर। त्वचा शरीर ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है त्वचा के प्रकार अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, और त्वचा के टाइप्स अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत सेकंड नंबर पे रखा है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये भी आपको करना है, दोनों करने। उसके बाद डेफिनेशन निरुक्ति तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आता है हमारा मेगा टॉपिक, जो कि है मर्म शरीर। इससे बच्चे बहुत घबराते हैं, थर थर काँपते हैं, और है ही ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, इस पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपको बाकायदा अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइए बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है फर्स्ट, दैट इज़ मर्म का वर्गीकरण, स्थानानुसार, रचनानुसार और परिणामानुसार, ठीक है। उसके बाद सेकंड है उसकी निरुक्ति, मर्म की परिभाषा और इसकी संख्या, हमको पता है 107 होती है। नेक्स्ट होता है हमारा मर्म का डिस्क्रिप्शन, सम इम्पॉर्टेंट मर्मास, ठीक है। आपकी बुक में 107 मर्म के 107 मर्म के डिस्क्रिप्शन दिए हैं, लेकिन उनमें से 2-3 मर्म उठा के आपको पूछ दिए जाएंगे, सीधा LAQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, SAQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उस 107 में से मैंने 18 से 20 इंपॉर्टेंट मर्म निकाले हैं, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन से, अधिपति, हृदय, बस्ती, नाभि, गुद, क्षिप्र, श्रृंगाटक, गुल्फ, कुर्च, शीर, सीमंत, उत्क्षेप, स्थपनी, विटप, कुरपर, नीलावमन्या, फण, विधुर, मणिबंध, वक्षोमर्म। वक्षोमर्म टोटल 8 होते हैं, तो वो आठों के आठों आपको देख लेने। स्तनमूल, स्तनरोहित, अपांग, आवर्त, है ना, ये वाले, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आ सकता है, तो इतने आप ज़रूर पढ़ के जाइए। सद्य प्राण मर्म में से अधिपति, हृदय, बस्ती, नाभि, गुद, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4th नंबर पे मैंने त्रिमर्म डाला है। त्रिमर्म आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। 5th है मर्म के स्थान,
मतलब स्थानानुसार मर्मों का वर्गीकरण, वही वही आ गया, ये रिपीट हो गया पॉइंट, ठीक है, छोड़िए उसको। सिक्स्थ है मर्म का विद्ध लक्षण, मतलब मर्म में विद्ध मतलब उस चोट लगने से क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, तो ये विद्ध लक्षण आपको करना है। और फिर सातवां कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे, छठवां मर्म विद्ध लक्षण हो गया। 2 1 5 6 4 3 सातवां नहीं है, मतलब यहाँ पे मर्म शरीर का अपना विवेचन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम मॉडर्न पार्ट के ऊपर। तो मॉडर्न पार्ट में हमारा आता है सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बड़ा ही टॉपिक है। तो इसमें आपको किस सीक्वेंस में चलना है, आपको सबसे पहले लंग की एनाटॉमी करनी है, उसके बाद आपको फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया आप उड़ा दीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे प्लूरा कीजिए, फिर आप डायफ्राम कीजिए। डायफ्राम वैसे मसल में भी रिपीट हुआ था कुछ कुछ चीज़ें, जैसे स्प्लीन आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है ब्रोंकियल ट्री, तो और फिर सिक्स नंबर पे है नेज़ल कैविटी, ये भी आप पढ़ लीजिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी कंप्लीट हो गई। अब सिस्टम में से सबसे बड़ी सिस्टम है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको भी मैंने प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर स्प्लिट किया है। तो सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करना है वो है स्टमक। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपका आता है लीवर। लीवर के बाद आपको प्रिपेयर करना है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद आपको प्रिपेयर करना है ड्यूडनम। उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन देख लीजिए। उसके बाद सीकम एंड कोलॉन प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद अपेंडिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद रेक्टम, एनल कैनल एंड एनस, ये भी प्रिपेयर कर लीजिए। नाइन्थ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कर लीजिए। उसके बाद टेंथ स्प्लीन, मैंने बोला ना स्प्लीन रिपीट होता है, स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम में भी आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, इसलिए इसको भी आप ज़रूर कर लीजिए। तो ये हो गया स्प्लीन टेंथ नंबर। 11वें नंबर का कोई दिख रहा है कहाँ, 11वें नंबर दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकंड। 11वें नंबर का दिख रहा है एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट, है ना, एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट नहीं होता क्या, एपिग्रास्टिक रीजन, है ना, लंबार रीजन, ये रीजन, वो रीजन, है ना, हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ये सब चीज़ें। तो एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स भी आपको आने चाहिए। तो 11 लास्ट है ना, 12 तो नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम 11 1 4 6 5 8 7 2 10 3 9, ठीक है, इतने ही हैं, 11 ही है, 12th नहीं है। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी बड़ा है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ह्यूमन हार्ट की डिटेल में एनाटॉमी करनी है। इससे आपको एक एलएक्यू भी सीधा पूछा जा सकता है, या फिर आपको इसमें से एक उठा के दे देंगे, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए आपको बता देंगे कि ऐसे क्यों लिखो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एलएक्यू आने के इसमें चांसेस ज़्यादा है। और जैसे कि हमको लास्ट ईयर आया था हृदय शारीर आया था, हर चीज़ का मतलब मैं जितने भी मॉडर्न बता रहा हूँ ना, इसका एक आपको आयुर्वेदिक बैकअप रखना है साथ में। अगर आया तो आपको डायरेक्टली वो लिखने को होता, नहीं आया तो भी अब मॉडर्न के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद उसमें इंक्लूड करिए, इससे इंप्रेशन भी पड़ता है। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जब पेपर था हमें हृदय शारीर हमको आया था, हृदय शारीर तो मैं पढ़ के गया था, इसलिए मुझे लिखता है। बहुत सारे बच्चों को हृदय शारीर लिखते नहीं आया। उसका एक श्लोक है, पुंडरीकेन सदृशम हृदय स्यादधो मुखम, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो हर एक का आप आयुर्वेदिक बैकअप रख के ले लीजिए। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया ह्यूमन हार्ट इन डिटेल। उसके बाद पेरिकार्डियम, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लूरा था, यहाँ पे मैंने प्लूरा बताया था शायद, है ना, प्लूरा, जैसे प्लूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वैसे पेरिकार्डियम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इंपॉर्टेंट आर्टरीज एंड वेन्स, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है एओर्टा और उसके ब्रांचेस। ये क्वेश्चन एओर्टा और उसके ब्रांचेस, ये हमको लास्ट ईयर में आया था, मतलब इसके जस्ट पहले की यूटी में हमारे पेपर में ये एओर्टा के ब्रांचेस, इसके ऊपर ऐसे क्यों आया था, ठीक है। उसके बाद बेसिक हार्ट की हिस्टोलॉजी देख लीजिए, जैसे कि कार्डियक मसल का क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्राइशन, उसका डायग्राम। और हाँ, एनाटॉमी में जो पेपर होता है ना, उसमें डायग्राम ड्रॉ करना जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम के भी मार्क्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसका आपको निश्चित तौर से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायग्राम की बात हो गई। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद हमारी आती है यूरिनरी सिस्टम।
जहाँ पे आपको क्या देखना है, जहाँ पे आपको किडनी पहले करना है, उसके बाद आपको सेकंड करना है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले बोला उसके हिसाब से सीक्वेंस है। पहले आपको किडनी देखना है, फिर यूरिनरी ब्लैडर सेकंड नंबर पे है। अब यूरिनरी ब्लैडर की थोड़ी बेसिक हिस्टोलॉजी देख लीजिए, उसमें अम्ब्रेला सेल्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा, ये हॉट टॉपिक है, ये ज़रूर आप करके जाना। पिछली बार मेरे हिसाब से मेल यूरेथ्रा पूछा था, इस बार फीमेल यूरेथ्रा पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा आप करके जाइए, उसके बाद यूरेटर करके जाइए, और मेरे हिसाब से ये यूरिनरी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यूरिनरी सिस्टम फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए हैं, और इसी तरह से यूरिनरी सिस्टम यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। उसमें जैसे कि आपको पता होगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या करना है, पहले टेस्टिस एंड स्क्रोटम करना है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अदर ग्लैंड, जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगा, सेमिनल वेसिकल होगा, है ना, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, स्पर्म मूवमेंट पाथवे एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये पढ़ने का सीक्वेंस नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस है। तो स्पर्म मूवमेंट का पाथवे जो होते हैं, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, वो रहता नहीं कि इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा जो है ना, वो पाथवे आपको उस तरह से करना है। वैसे आपको अगर ये पता नहीं होगा तो ये करके नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखें तो उसके दो पार्ट है, एक तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, वो जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, है ना, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये सब चीज़ें, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, शायद ऐसे क्यों आ सकता है 5 मार्क्स का। उसके बाद फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया में क्या आएगा, क्या आ सकता है, ओवरीज सबसे पहले, हाँ, ओवरीज आ सकता है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना, ठीक है, इस तरह से आ सकता है। और लास्ट हमारा है सेंसरी ऑर्गन, इसको भी आप हल्के में मत लीजिए, इस पे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा, हमको भी आया था, हर साल आता है। तो इसकी भी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो पहले ईयर कीजिए, फिर आई कीजिए, उसके बाद नोज़, उसके बाद टंग, उसके बाद स्किन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने पूरा रचना शरीर का पेपर 2 का आपको बता दिया है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपके लिए होने वाले, तो इनको मेक श्योर आप इसमें से कोई भी टॉपिक ना छोड़े और अच्छे से प्रिपेयर करें टाइम लेकर के। और आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि अभी आप 7 से 8 घंटा आपको रोज़ पढ़ना ही चाहिए। मैंने भी पढ़ा था, तभी जाके आपको यूटी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो पाएंगे, आप प्रमोट हो पाएंगे सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। और ट्रस्ट मी, मेहनत कीजिए, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। मैं भी आपके फेज़ में जब था, मैंने भी मेहनत की थी और उसका अच्छा रिजल्ट आया, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए एनाटॉमी में, रचना शरीर में। तो आप भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ। तो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।